अगर सपनों में जान होगी तभी ये मंजिल आसान होगी। जिस दिन पूरे होंगे ये सपने उसी दिन से ही अपनी भी पहचान होगी। इसी के साथ आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान में खारे पानी की झीलें। हेडिंग देख के आपको पता चल ही गया कि अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान में खारे पानी की झीलें। अब पहली लाइन ही लिखी हुई है, खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशिष्ट है। तो पहली लाइन ही देखिए, 33 सागर का अवशिष्ट है। 33 सागर का अवशिष्ट क्यों कहा गया है, कुल मिला के सागर का अवशिष्ट क्यों कहा गया है झीलों को। अब मैं एक आपको थोड़ी सी, पुराने ज़माने में यहाँ पर सागर हुआ करता था। राजस्थान में जितनी भी रेत है वो किसके कारण है, सागर के कारण। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समुद्र का पानी सूख गया और रेत बची। अब रेत में जो पानी बच गया वही झीलें कहलाए। अब समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है और उनका जो पानी बचा वो झीलें कहलाए, तो उनका पानी भी खारा ही होगा। अब जब पानी खारा है तो उनसे नमक भी निकाला जाएगा, इसलिए खारे पानी की वो झीलें कहलाती है। और इसी कारण राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर के खारे पानी की झीलें देखी जाती हैं, मिलती हैं। तो अगली लाइन यही लिखी हुई है, अधिकांश खारी झीलें पश्चिमी राजस्थान में हैं। सर्वाधिक खारी झीलें अरावली के पश्चिम में। ये अरावली में पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा कि पर अरावली बीच में से राजस्थान में निकल के जा रही है, तो उसके पश्चिम में रेत बचती है और रेत में ही खारी पानी की झीलें, जो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। राजस्थान में सबसे बड़ी नमक की भट्टी नावा नागौर में है। नमक के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। नमक के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। झीलों की दृष्टि से राजस्थान का नमक उत्पादन में प्रथम स्थान है। जो राजस्थान है इसी में सर्वाधिक मरुस्थल फैला हुआ है अपने देश में, तो इस कारण खारे पानी की झीलें भी यहीं हैं ज़्यादातर। तो यहाँ से नमक भी सर्वाधिक यहीं से निकाला जाता है, इसलिए झीलों की दृष्टि से राजस्थान का नमक उत्पादन में प्रथम स्थान है। उसके बाद सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में है, और मीठे पानी की झीलें उदयपुर में है, और उदयपुर में ही सर्वाधिक झीलें भी हैं, इसलिए झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, जो कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौरी बेसिन में हैं और झीलों की नगरी उदयपुर। अब अपन पढ़ेंगे खारे पानी की झीलों में सबसे पहली झील पढ़ेंगे सांबर झील। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जयपुर प्लस नागौर प्लस अजमेर, ये 3 ज़िले इसलिए लिख रखे हैं कि ये 3 ज़िलों में फैली हुई इतनी बड़ी झील है सांबर झील। जयपुर, नागौर और अजमेर में फैली हुई है। यहाँ पर मैं एक विशेष बात बता देता हूँ कि पेपर में जब भी आपके ऑब्जेक्टिव, जब भी प्रश्न आते हैं तो उनमें कई बार ऐसा होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं विशेष करके RS और IAS के एग्ज़ाम में, कि जिसमें सांबर झील किस ज़िले में स्थित है, तो उसमें जयपुर, अजमेर और नागौर तीनों ज़िले दिए हुए होते हैं। तो आपको कभी भी अगर ऐसी स्थिति आए कि इन तीनों में से एक का चुनाव करना पड़े तो आप जयपुर को प्राथमिकता देना। क्यों देना जयपुर में, कि इसकी सर्वाधिक जो इस झील का भाग है वो जयपुर में स्थित है। दूसरी बात, इसका जो हेड क्वार्टर है, इस झील का जो हेड क्वार्टर है वो भी जयपुर में स्थित है, इसलिए इसे जयपुर में माना जाता है। तीनों ज़िले मैंने इसलिए शो करें ताकि कभी ऐसा प्रश्न आए, अगर जयपुर ऑप्शन में ना हो, जयपुर अगर ऑप्शन में ना हो तो आप नागौर, अजमेर में से भी आप टिक कर सकते हो। पहली लाइन लिखी हुई है जो मैंने बता दिया कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। जयपुर जोधपुर रेलवे लाइन इसी झील के मध्य से होकर गुजरती। जो रेलवे लाइन है जयपुर से जोधपुर को जाने वाली वो इसी झील के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ सर्वप्रथम नमक बनाने की शुरुआत मुगल काल में हुई थी। जब हमारे देश में मुगल साम्राज्य था तभी यहाँ पर नमक बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा नमक बनाया जाता है। इसका देख रखाव भी केंद्र सरकार करती है, इसलिए नमक भी केंद्र सरकार बनाती है। जैसे सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, पहले इसे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता था। यहाँ से भारत का 8.7% तथा राजस्थान का 92% नमक बनाया जाता है। विशेषकर ध्यान रखें कि यहाँ से भारत का 8.7% नमक और राजस्थान के टोटल नमक का 92% नमक यहाँ से बनाया जाता है। इतनी बड़ी झील है ये। यहाँ 50 टन नमक पर डे निकाला जाता है, यानी प्रतिदिन यहाँ पर 50 टन नमक निकाला जाता है। ये झील एशिया की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक झील है। इसमें रूपनगढ़, मेड़ा, धरियन और खंडेला आदि नदियाँ गिरती है। इन नदियों को विशेषकर एक ही
आप याद रखें एक साथ, रूपनगढ़ मेड़ा धरियन खंडेला, रूपनगढ़ मेड़ा धरियन खंडेला, रूपनगढ़ मेड़ा धरियन। बहुत आसान है, इसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाम थोड़े शुरू में टेढ़े मेढ़े लगते हैं पर बहुत सीधा है। रूपनगढ़ मेड़ा धरियन खंडेला, रूपनगढ़ मेड़ा धरियन खंडेला, ऐसे आप याद करोगे। मैंने भी ऐसे याद किए थे। ऐसे याद करोगे तो इसमें क्या होता है कि प्रश्न आता है कि सामर झील में कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती हैं या कौन कौन सी आकर नदियाँ मिलती हैं। तो आप उसमें चारों ऑप्शन में से वो एक को गायब कर देता है, तो एक साथ अपन को याद रहेंगी तभी अपन इसका सही सटीक आंसर दे पाएंगे। इसलिए रूपनगढ़ मेड़ा धरियन खंडेला ये विशेषकर यहाँ से और ऊपर वाले जो मैंने जिले वाला बताया वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बार उठता है। बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माता वासुदेव चौहान को, बिजोलिया में एक शिलालेख है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, और वासुदेव चौहान जी को मैं आगे पढ़ाऊंगा हिस्ट्री जब पढ़ेंगे अपन। बिजोलिया भील यहाँ भारत का एकमात्र साल्ट म्यूजियम स्थित है। 1990 में रामसर साइट इसको घोषित कर दिया गया था। साल्ट म्यूजियम है, नमक का एक म्यूजियम भी है। आप वहाँ अनेक प्रकार के नमक आपको देखने को मिलेंगे, कभी जाइएगा। इस झील के पानी से रेल नीर बनाने की योजना है। रेल नीर क्या होता है, जो ट्रेनों में जो अपन जाते हैं तो उसमें रेल नीर नाम से एक वाटर बिकता है जो रेल नीर कहलाता है, मतलब रेलवे का पानी रेल नीर कहलाता है। तो गवर्नमेंट इसकी बनाने की क्या योजना है, बनाने की इसलिए योजना है कि नमक तो बनाना ही है गवर्नमेंट को। अब नमक और पानी का मिश्रण होता है तो उससे नमक निकलता है, पानी को वाष्पित करना रहता है। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि पानी को अपन वाष्पित करके इकट्ठा कर लें तो पानी भी काम आ जाएगा और अपन को नमक भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए रेल नीर बनाने की योजना है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कभी। यहाँ राजहंस और कुरंजा पक्षी आते हैं। राजहंस और कुरंजा पक्षी, राजहंस पे के नीचे अंडरलाइन करके लिखा हुआ है गुजरात का राज्य पक्षी है, गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस है। और कुरंजा पक्षी आते हैं, कुरंजा पक्षी के नीचे लिखा हुआ है विरह का प्रतीक। विरह का प्रतीक राजस्थान में मान्यता है कि कुरंजा पक्षी अगर दिख जाए तो ये विरह का प्रतीक माना जाता है। अब विरह का प्रतीक कैसे माना जाता है, विरह का प्रतीक ऐसे माना जाता है अगर पति पत्नी दोनों जा रहे हों कहीं और अगर कुरंजा पक्षी उनको दिख जाए तो आज लड़ाई होएगी घर में ऐसा कहा जाता है। तो कुरंजा पक्षी विरह का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें अगर आए कि सांभर झील में कौन कौन से पक्षी आते हैं तो आप ध्यान रखें राजहंस और कुरंजा पक्षी। यहाँ देवयानी धाम स्थित है जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं। देवयानी धाम तीर्थों की नानी मतलब यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी इस झील के आसपास। तो उनकी जब वो बहुत अच्छी थी, जो गायों को घास वगैरह और पशु पक्षियों की हेल्प करती थी और आदमियों की भी जिसे निस्वार्थ भाव से हेल्प करती थी। तो उन्हें उनके मरने के बाद यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है देवयानी धाम। चूँकि उनकी बहुत उम्र थी तो इसलिए उन्हें तीर्थों की नानी भी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। अगली झील पढ़ेंगे अपन पंचभद्रा बालोतरा जो कि बाड़मेर में है। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा नमक बनाया जाता है। यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं, राजस्थान सरकार, राज्य सरकार अपना नमक बनाती है। यहाँ का नमक सर्वश्रेष्ठ किस्म का है क्योंकि समुद्री नमक से मिलता जुलता है। यहाँ नमक बनाने का कार्य खारवाल जाति के लोग करते हैं। इस झील के पानी में 98% NaCl होता है। जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि सोडियम क्लोराइड NaCl नमक का फॉर्मूला होता है। यहाँ मोरली की झाड़ी से नमक बनाया जाता है। मोरली की झाड़ी क्या होती है, मोरली की झाड़ी जैसे वो क्यारी में नमक बनाते हैं तो क्यारी में नमक बनाने की जगह वो मोरली की झाड़ी क्यारी में डाल देते हैं, या फिर जहाँ से पानी का प्रवाह हो रहा है नमक वाला उस जगह पे मोरली की झाड़ी होती है एक तरह की पेड़ की, उसको रख देते हैं। सुबह तक ये पानी तो वाष्पित हो जाता है और इस झाड़ी पे नमक जम जाता है, नमक झाड़ी को दूषित। इस झील पर वायु के प्रवाह से तैयार किया गया नमक रेस्ता कहलाता है। इस झील के आसपास स्थित खारे कुएं कोसा कहलाते हैं। झील में खारा पानी होता है, आसपास यदि कुएं खोदेंगे तो उनमें भी खारा पानी होगा। तो जो खारे कुएं होते हैं वो कोशिया कहलाते हैं। अगली झील पढ़ेंगे अपन डीडवाना झील जो कि नागौर जिले में स्थित है। इन्हें मैं नक्शे पे भी आपको बताऊंगा और अभी नक्शा आएगा आगे, आप बने रहें वीडियो के साथ। डीडवाना झील जो कि नागौर में, यहाँ राज्य सरकार के द्वारा नमक बनाया जाता है। यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए यहाँ नमक अखाद्य श्रेणी का, मतलब इसको खाया नहीं जाता है। यहाँ का नमक चमड़ा साफ करने और कागज उद्योग में काम में लिया जाता है। चमड़ा साफ करने में और कागज उद्योग में काम में लिया जाता है। यहाँ नमक बनाने का कार्य देवल नामक संस्थाएं करती है। यहाँ क्यारियों में ब्रायन विधि से नमक बनाया जाता है। अगली झील पढ़ेंगे अपन लूणकरणसर झील बीकानेर।
उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। राजकोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजकोट में, जो कि गुजरात में, वहाँ पर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वैसे ही राजस्थान में भी लूणकरणसर में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे राजस्थान का नक्शा बना हुआ है और ऊपर ऊपर एक लाइन भी लिखी हुई है रेल नीर बनाने की योजना सांबर झील। ये जो कि मैंने पहले बताई दिया, ये मैंने नोट्स बनाते समय लिखी थी। तो अगर आप राजस्थान की जीके पढ़ रहे हो और दिमाग से नहीं दिल से पढ़ रहे हो तो आपको नक्शा भरना ज़रूर आना चाहिए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नक्शा भरना सीखना। और आप कहीं भी दुकान से 10-5 रुपए का एक छोटा सा नक्शा आता है, उसे राजस्थान का भी और भारत का भी और विश्व का भी खरीद के ले आएँ और उसमें सबसे पहले देख के भर लें। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, जितने हो आपको, जितने बिना देखे आए। जब आप नक्शा पूर्णतः भरना सीख जाए, हर जिला आपके मुंह पे आ जाए और बढ़िया नक्शा आप बिना देखे आपको पता हो कि हनुमानगढ़ ऊपर है और डूंगरपुर बांसवाड़ा नीचे है, जब आप इतना भरना आपको आ जाए तो आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़े, जैसे आज हमने सांबर झील पढ़ी तो जैसे मैंने लिख रखा है, ऐसे आप लूणकरणसर, काबोद, पोखरण, भुज झील, पंचभद्रा, डेबर झील सबको ऐसे करके नक्शे में फिट कर लें ताकि आपको पूरा एक पिक्चर बन जाएगी। और ऑब्जेक्टिव, आज का पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होते हैं, ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप अगर बढ़िया ऐसे याद करोगे तो आपको याद करने में और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और दिल से पढ़ना, हमेशा मैं ये बताता रहता हूँ, दिमाग से तो सभी पढ़ते हैं, जो दिल से पढ़ता है वही नौकरी लगता है।